हेलो फ्रेंड्स। कल हम आपको पार्ट 1 में पढ़ाए थे ब्लड के बारे में, तो ब्लड की पूरी जानकारी पार्ट 1 में हो गई थी। तो आज हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का कैसे बनता है इसके बारे में देखेंगे। तो इस पे लिखा है जैसे रक्त का थक्का क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है। तो कल हमने बताया था कि जैसे ब्लड है जितना उसके पूरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, जमता कैसे। जैसे हम कट जाते हैं तो कटने के बाद ब्लड निकलने लगता है, तो निकलता है, उसके बाद वहाँ पे पपड़ी जम जाती है और वो बहना बंद हो जाता है। तो इसके बारे में देखिए ये प्रोसेस होता क्या है। जैसे कहते हैं विटामिन के जो मदद करता है थक्का जमने में, तो करता है, लेकिन देखो उसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा बड़ा है। 4 प्रोसेस में ब्लड जम जाता है। चलिए इसको देखते हैं। रक्त का थक्का जमना जो ये होता है, रक्त का थक्का जमने को हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। रक्त का थक्का जमना कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। रक्त का थक्का जमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। आपको ये अलग अलग बुक्स में लिखा मिल जाएगा, जैसे 4 से 8 मिनट तक का समय इसमें लग सकता है। तो लगभग 4 मिनट अप्रॉक्स माना गया है कि 4 मिनट का समय लगता है रक्त का थक्का जमने में। जैसे आप लोग कट गए होंगे या देखा होगा किसी को, कोई कट जाता है तो हाँ उसको दबाए रखता है कुछ समय के लिए। अब 2-4 घंटे के लिए थोड़े ना दबाता है। जैसे दबाया है तो कुछ समय के लिए दबाए रखता है, फिर बहना बंद हो जाता है और उसको छोड़ देता है, फिर ब्लड नहीं निकलता है। तो लगभग 4 मिनट का समय लगता है रक्त का थक्का जमने में। देखते हैं इसको कैसे कैसे कितना टाइम लगता है, क्या क्या होता है। पहली जो प्रोसेस इसमें है कि पहले इसमें होता क्या है, हम आपको पढ़ाए थे कि जो प्लेटलेट्स होते हैं जिनका क्या टेक्निकल नाम बताया था, थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट यानी जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रुधिराणु, इसमें ब्लड में तो रुधिराणु की जो मात्रा होती है WBC RBC प्लेटलेट्स सब होते हैं, तो इसमें थ्रोम्बोसाइट मदद करता है। तो यहाँ पे देखो थ्रोम्बोसाइट यानी जो प्लेटलेट्स है ये जब हम कट जाते हैं, अब इसको आप इमेजिन करना तो और बेहतर समझ में आएगा कि थ्रोम्बोसाइट यानी जो प्लेटलेट्स है वो क्या करता है, जब कटते हैं तो वो वायु के संपर्क में आता है। थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आएगा तो ये अपने आप को बदल लेता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में। थ्रोम्बोसाइट का है बदल जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में ये बदल गया। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कहता है हमारे बस का तो अकेले जमा नहीं पाना है, अकेले तो हम जमा नहीं पाएंगे। फिर ये क्या करता है, दौड़ता हुआ जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो ये दूसरे स्टेप में यहाँ आ गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जाता है कैल्शियम के पास। अभी कैल्शियम के पास जाता है, कहता है चलो मिलकर के ब्लड जमाया जाए। अब कैल्शियम कहता है हम कैसे जमाएंगे, तो जो कैल्शियम होता है कहता है हम एक को लोग को जानते हैं जो जमा सकता है। तो ये क्या करता है कैल्शियम, ये लेकर के दोनों जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन के पास। अब इसको उठाते हैं, कहते हैं चलो ब्लड जमाया जाए। तो प्रोथ्रोम्बिन कहता है अच्छा चलिए जमाया जाए। तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये बैठा रहता है, जब इसके साथ ये दोनों मिल जाते हैं तो इसका नाम बदल जाता है और हो जाता है थ्रोम्बिन। जब तक ये अकेला था तब तक क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। जैसे ये दोनों इसके पास आकर के मिल गए तो इसका नाम हो जाता है थ्रोम्बिन। अभी थ्रोम्बिन भी अकेले नहीं जमा सकता, ये कहता है कि हम अकेले नहीं जमा पाएंगे, हमको आगे एक और की चलना है। तो ये एक दूसरे लोग के पास जाता है। ये थ्रोम्बिन देखो अगली प्रोसेस में चले जाता है फाइब्रिनोजन के पास। अभी गया है थ्रोम्बिन किसके पास, फाइब्रिनोजन के पास। जब ये फाइब्रिनोजन से कहता है चलो ब्लड जमाया जाए, तो जो फाइब्रिनोजन होता है ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन मिलकर के क्या बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं। और यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर जब ये फाइब्रिन बनाते हैं, फाइब्रिन, ये फाइब्रिन कैसा होता है, एक जाली के समान संरचना होती है। कैसी, इस प्रकार से जाली के समान। जाली तो आप जानते हैं, जाली के समान इस प्रकार की संरचना होती है फाइब्रिन। ये फाइब्रिन जो जाली के समान संरचना होती है, इससे अब जैसे ब्लड जहाँ कटे थे वहाँ से निकल रहा है तो कटे थे, अब ये जो फाइब्रिन जाली है ये जाली जाली वहाँ जा करके जाली जाली संरचना बना देगी। जैसे मान लेते हैं कि नाली बह रही है, पानी बह रहा है, उसमें हम सरिया सरिया डाल दें और उसमें से निकल रहा है तो कूड़ा कचरा आकर फंसेगा, फिर पानी निकलना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से जब जाली जाली बना लेता है तो उसमें जितने भी RBC WBC प्लेटलेट्स जो बह रहे थे रुधिराणु वो निकल रहे थे, तो यहाँ पर जो रुधिराणु निकल रहे थे वो आकर के कूड़े के समान उसमें फंस जाएंगे। जब फंस जाएंगे तो जाली भी भर जाएगी। अब ये जाली भर जाएगी तो उसमें से ब्लड नहीं बहेगा और वहाँ पे क्या हो जाए, उसमें हवा लगेगी और बाहर से 1-2 मिनट में सूख जाएगा। तो वहाँ जो ये जो दिख रहे थे RBC WBC ये सब क्या बना लेंगे, ब्लड का थक्का बना लेंगे, जिसको हम पपड़ी कहते हैं। और कुछ समय के बाद 1-2 दिन बाद वो सूख जाती है तो हम उसको हटा देते हैं, ब्लड नहीं बहता। अगर आप ये पपड़ी तुरंत बनी है और उसको फिर से हटा दीजिए तो फिर बहने लगेगा, क्योंकि आपने क्या करा, उस कचड़े को साफ कर दिया। जब साफ कर देते हैं तो वहाँ से फिर बहने लगता है। चलो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। रक्त का थक्का क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। रक्त का थक्का जमना कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। इसमें लगभग 4 मिनट का समय लगता है।
इसमें जो प्लेटलेट्स होता है वो हेल्प करता है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स ये वायु के संपर्क में आता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम के पास जाकर के दोस्ती करता है कैल्शियम से, और ये कैल्शियम कहता है चलो प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर के जमाया जाए। प्रोथ्रोम्बिन जब तक अकेला था उसका नाम क्या था? प्रोथ्रोम्बिन। जैसे इसके साथ ये दोनों मिले इसका नाम हो जाता है थ्रोम्बिन। अभी थ्रोम्बिन भी नहीं जमा सकता तो ये जाता है किसके पास? फाइब्रिनोजन के पास। थ्रोम्बिन गया फाइब्रिनोजन के पास, तो फाइब्रिनोजन जो था ये दोनों मिलकर के बना लिए फाइब्रिन, और फाइब्रिन जो होता है वो जाली के समान संरचना होती है, जिस जो जाली जहां कटे थे वहां जाली जाली संरचना बन जाएगी, और वहां पे WBC RBC प्लेटलेट सब आकर के जितने रुधिराणु थे वो फंस जाएंगे। जब फंस जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? ब्लड नहीं निकल पाता है और रक्त का थक्का जम जाता है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा कि रक्त का थक्का कैसे जम जाता है। ठीक, तो अब देखो रक्त का थक्का यहाँ पर जम गया है, तो जमने के बाद आपने देखा होगा जब कट जाते हैं नॉर्मल सा, तो फिर वहाँ पे हल्का हल्का लिक्विड फॉर्म में कुछ निकलता है। कल भी हम आपको बताए थे हल्का हल्का कुछ द्रव निकलेगा पीले कलर का, और वो दाने दाने की समान संरचना बन जाती है जिसको हम सेरम कहते हैं। सेरम निकाल करके ही बीमारियों की जाँच की जाती है। जब आपको जैसे डेंगू है, मलेरिया है या कुछ रोग होते हैं तो आप जाँच कराने जाते हैं, तो उसमें से जो ब्लड होता है तो उस ब्लड से क्या करते हैं? उस ब्लड से उसको घुमाया जाता है मशीन में, और उसमें से रुधिराणु को अलग कर दिया जाता है, सेरम निकाल लिया जाता है। सेरम से ही बीमारियों की जांच की जाती है और पूरे ब्लड से नहीं की जाती। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसमें कौन कौन सी किसने किसने हेल्प करा है वो समझ लेते हैं। इसमें विटामिन की आप ढूंढ रहे होंगे, है ही नहीं, जबकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो रक्त का थक्का जमता है उसमें विटामिन के की सहायता से जमता है। तो उसमें देख लेते हैं। देखो जो रुधिराणु होते हैं, तो रुधिराणुओं में ब्लड में रुधिराणु होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो रुधिराणुओं में कौन हेल्प करता है? तो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट ना, प्लेटलेट्स ये हेल्प करता है। रुधिराणु जो होते हैं ये इसमें रुधिराणुओं में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। प्रोटीन कौन सा हेल्प करता है? तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा रुधिराणु रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। कौन सा धातु या कहे तत्व, कौन सा तत्व रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, या कौन सी धातु रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो वो क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम धातु या कैल्शियम तत्व जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अब देखो विटामिन अगर पूछे कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो ये जो है ये सब हेल्प करते हैं, तब होता है, अकेले किसी के बस की बात नहीं है वो जमा दे। अब विटामिन के जो होता है, देखो कभी कभी आप एक बीमारी सुने होंगे ब्रेन हैमरेज, ये बीमारी ज़्यादा होती है। ब्रेन हैमरेज में होता क्या है? ब्रेन में बहुत पतली पतली नसें होती हैं, बाल के समान होती हैं, तो उनमें क्या होता है? बहुत पतली नसें, उसमें भी ब्लड जा रहा हो। ब्लड जाने आने जाने की स्पीड कितनी है? 120 की स्पीड से निकलता है हृदय से और 80 की स्पीड में वापस आता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? BP, यानी ब्लड प्रेशर, इसी को कहा जाता है BP। ठीक, जाने आने की जो स्पीड होती है 120/80 होती है, ब्लड प्रेशर होता है। ब्रेन हैमरेज में क्या होता है कि अगर इसमें विटामिन के जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और ब्रेन में ही ब्लड को जमा देता है। तो ब्लड को ब्रेन में जमा दिया तो उसमें अब छोटी पतली सी नस है, उसमें से ब्लड जमा हो गया, तो उसमें जगह कितनी बची? नहीं निकल पाता, तो उसमें जो प्रेशर से ब्लड आता है तो नस फट जाती है। नस को फटने को ब्रेन की मस्तिष्क की नसें फट जाती हैं, उसी को हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज। चलिए अब देखो इसमें रक्त का थक्का। अब यहाँ पर अगर हम बात समझें कि इसमें एंटी क्लॉटिंग क्या है, तो एंटी क्लॉटिंग लिखा है, तो एंटी क्लॉटिंग क्या होता है? हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? यहाँ पे हिपैरिन एंटी क्लॉटिंग का काम करता है। मतलब हमारे ब्लड में मेन 3 चीज़ें हैं, एक तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन, ये तीनों पाए जाते हैं। लीवर जो होता है इन तीनों का निर्माण करता है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन तीनों का निर्माण करता है। अब इसमें होता क्या है कि जब तक ब्लड में ये दोनों है, ये दोनों क्या करते हैं? ब्लड को जमा देने का काम करते हैं। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड को जमाते हैं, जबकि ये जमने से, हिपैरिन जमने से रोकता है। अब यहाँ पर ये समझना है कि जो शरीर में ब्लड दौड़ रहा है उसमें हिपैरिन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, ये सब हैं। अब ये फाइब्रिनोजन भी है। अब ये दोनों क्या करते हैं? ब्लड को कहते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन कहता है हम ब्लड को जमा देंगे, हिपैरिन कहता है आओ देखते हैं कैसे जमाते हो। तो हिपैरिन उसको जमने नहीं देता है, कहता है हमारे होते हुए तुम नहीं जमा सकते, और नहीं जमाने देता है। लेकिन हिपैरिन की एक बहुत बड़ी कमी होती है। हिपैरिन की कमी ये है कि हिपैरिन जैसे वायु के संपर्क में आता है
वो मर जाता है, हिपैरिन मर जाएगा। जैसे कटे हम, वहाँ पे क्या हुई, बाहर की हवा लगी और हवा लगी, हिपैरिन मरा, वैसे ही दोनों दौड़ के आए फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, खटाक से ब्लड जमा देते हैं। अब जैसे जमा देते हैं फिर कहते हैं देखो तुम कह रहे थे जमा नहीं पाओगे और हमने जमा दिया, तुम्हारी लाश पे अब हम इसको जमाएंगे, तो वो जमा देते हैं, हिपैरिन जो होता है मर जाता है। तो जब तक हिपैरिन जीवित रहता है तब तक नहीं जमता है ब्लड, और ये फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन तब तक नहीं जमा पाते हैं। जैसे मर जाता है ब्लड जम जाता है। अब आप लोग देखे होंगे कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंजेक्शन भरते हैं और इंजेक्शन में फिर हवा उसको निकाल देते हैं, थोड़ी सी दवा भी निकाल देते हैं, हवा उसमें से निकाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उनको पता है कि अगर उसमें इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो उसमें अगर हवा चली जाती है अंदर तो वहाँ पे फूल जाता है, वहाँ पे बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि हवा चली जाती है वहाँ पे ब्लड जो होता है जम जाता है। क्योंकि मस्तिष्क की नसें पतली होती हैं, बाकी जो नसें होती हैं यहाँ की मोटी होती हैं, तो जब नसें मोटी होती है उसमें ब्लड जमेगा, लेकिन फिलहाल काम चलता रहता है, तो जगह कम होती है तो दर्द होता है, वहाँ पे मांस फूल जाता है, टाइट हो जाता है। तो डॉक्टर से कहते हैं मांस फूल गया, तो डॉक्टर क्या बताता है, उसको गर्म पानी से सिकाई करो। गर्म पानी सिकाई करने पर वो पुनः स्वतः ठीक हो जाता है। जैसे देखो आप ग्लूकोज की बोतल, सैलाइन वाटर जो चढ़ाया जाता है उसमें क्या होता है कि DNS वगैरह जो चढ़ाए जाते हैं, तो इनमें नर्स जो होती पहले बंद कर देती, थोड़ा सा रह जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा हवा होती है, ज़्यादा हवा, उतनी हवा अगर चढ़ गई शरीर में तो इंसान की डेथ हो सकती है, इसलिए उसको पहले ही बंद कर दिया जाता है ताकि हवा अंदर ना जाने पाए। ठीक, तो जो एंटी क्लॉटिंग हिपैरिन होता है इसकी कमी है कि वायु के संपर्क में आने मर जाता है, और तब ये हिपैरिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों जमा देते हैं, हिपैरिन के होते हुए नहीं जमा पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हिपैरिन ज़्यादा ही कुछ एक्टिव हो जाता है और ब्लड को शरीर में ही जमाने लगता है, तो समस्या होने लगती है। ठीक, तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 2 है। अब इसके बाद हम इस वीडियो को पार्ट नंबर 3 और हो सकता है पार्ट नंबर इसमें 4 भी करना पड़े, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं बना रहे हैं, छोटे छोटे बना रहे हैं ताकि कोई विशेष दिक्कत ना हो आपको इसको समझने में। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।